प्रदर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, केले के फलों की कटाई के बाद उसके तने को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि ये कितने उपयोगी हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मोटे अनाज की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, महाअष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। पैक हाउस के निर्माण पर मिलेगा 50% तक का अनुदान। वैशाली की 21वीं सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। संरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस है बेहद कारगर तकनीक। गांव के किसान फलों एवं सब्जियों की खेती नकदी फसल के रूप में करते हैं, लेकिन ग्रेडिंग एवं पैकिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है, जिस कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग राज्य के किसानों को पैक हाउस के निर्माण पर 50% तक का अनुदान मुहैया करा रही है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी अपना जो किसानों की सब्जियां हैं, फल हैं या जो भी उत्पाद हैं, उनका उसमें रखने के लिए और उस भंडारण के लिए, और जिससे वो फसल संरक्षित रहें और दूर के मार्केट में भेजने के लिए या किसान कुछ दिन अपने फसल को उसमें रख करके जब दाम उस पर अच्छा हो तो किसान उसको बेचें। पिछले दिनों हरिहरपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 21वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्नत कृषि को लेकर कृषि वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील किसानों ने विस्तार से चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वैज्ञानिक सलाहकार समिति के आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित आवश्यकता, समस्या एवं उससे जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण सुझाव को साझा करना है। इसी क्रम में पिछले दिनों हरिहरपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 21वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्नति को लेकर कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों ने विस्तार से चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर के वरीय वैज्ञानिक सुनीता कुशवाहा ने कृषि के विकास को लेकर 1 वर्ष की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी बैठक में मौजूद सभी वैज्ञानिकों एवं कृषकों ने सराहना की। बाइट सुनीता कुशवाहा, वरीय वैज्ञानिक। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होता है कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उनका एक तरीके से रिव्यू होता है, जिसमें लाइन डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, एनजीओस, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी सभी तरीके के संस्थान जो है भाग लेते हैं, उसके सम्मानित सदस्य होते हैं। आज हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृषि उत्पादन तकनीकों में विकास की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। पॉली हाउस ऐसे ही आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें किसान भाई बिना मौसम सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई पॉली हाउस तैयार कर सब्जी एवं फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस में एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं। किसान भाई दूसरे मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों को भी पॉली हाउस में उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। पॉली हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खुले वातावरण की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है और फसल की पैदावार तेजी से बढ़ती है। पॉली हाउस में खेती करने का एक फायदा ये भी है कि इसमें कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आते हैं। हमारे देश में परवल बहुत ही प्रचलित सब्जी है। परवल का उपयोग खासकर सब्जी के रूप में किया जाता है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। वैसे तो इसकी खेती सालों भर होती है, लेकिन इसके लिए गर्म जलवायु काफी मुफीद मानी जाती है। किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। परवल हमारे यहाँ काफी प्रचलित तथा उपयोगी सब्जी है, क्योंकि ये विटामिन से भरपूर होता है। वैसे तो परवल की खेती पूरे वर्ष होती है, लेकिन गर्म जलवायु में परवल की खेती करने से पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। इसके लिए किसान भाई भूमि का चुनाव सही तरीके से करें, क्योंकि इसकी लताएं जल जमाव को सहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य है। मुख्य रूप से परवल की 2 प्रजातियां क्षेत्रीय एवं उन्नतशील प्रजातियां हैं।
क्षेत्रीय प्रजातियों में मुख्य रूप से बिहार शरीफ, डंडाली, गुल्ली, कल्याणी तथा उन्नतशील प्रजातियों में FP1, FP3, FP4, HP1, HP3 एवं HP4 पाई जाती हैं। कृषि कार्य में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है, क्योंकि कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा देने के कारण किसान भाइयों का पसंदीदा व्यवसाय बन चुका है। लेकिन छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना, क्योंकि शहद निकालने की एक यूनिट लगाने में लाखों रुपए का खर्च आता है। खबरें खेती में इस सेगमेंट में हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बतलाएंगे जो कम बजट में उपलब्ध होने के साथ साथ 30 से 40 किलो शहद निकालने में कारगर है। इस यंत्र का नाम है शहद निष्कर्षण यंत्र। मधुकोश छत्ते को शहद निष्कर्षण मशीन में रखकर इसे घुमाकर बारी बारी से पलटने के बाद दोनों ओर से शहद निकाला जाता है। इस यंत्र के इस्तेमाल से मधुमक्खी पालक किसान भाई कम समय में ज्यादा शहद प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन आम तौर पर कम पढ़े लिखे ग्रामीण किसानों का काम समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गाय पालन करने वाले किसान भी प्रगतिशीलता का परिचय दे रहे हैं। बाजार में आज गाय के शुद्ध दूध की मांग बनी रहती है, साथ ही यह आमदनी का बेहतरीन जरिया भी है। इसे साबित किया है राजा कुमार ने। गायों की सेवा के साथ इनकी सुबह होती है। दूध का कारोबार इन्हें बेहतरीन आजीविका देता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू एवं प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1900 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि प्याज 2200 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में छिटपुट बारिश की भी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की उम्मीद है। इस समय किसान पूसा चेतकी प्रभेद की मूली, पूसा भारती या ऑल ग्रीन प्रभेद के पालक की बुआई तैयार खेतों में ऊंची मेड़ों पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कृषि समाचार के माध्यम से अभी आपने खेती की सूचनाएं, मंडी भाव, मौसम का हाल और सफलता की नई कहानी जानी। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। केले के बागानों में फलों की कटाई के बाद पत्ते और तनों को काटकर फेंक दिया जाता है। लेकिन किसान भाई, क्या आप जानते हैं कि ये तने कितने उपयोगी होते हैं? इन तनों में मौजूद रेशे से कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि रस्सी, डोरी, फोटो फ्रेम। इसके अलावा और भी ऐसी कई चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी उपयोगी होती हैं। तो आइए आज हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे केला रेशा निष्कर्षण एवं उसके उपयोग के विषय में। इस विषय में हमें विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर कविता वर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के कनीय वैज्ञानिक
कविता वर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि केला का जो वेस्ट है, जो कचरा है, केला के पौधे से रेशा निष्कर्षण और उसकी उपयोगिता। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रेशा निष्कर्षण जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, वो रेशा निष्कर्षण क्या है? वो आपको पता है कि केला की खेती बिहार में बहुत होती है और केला की खेती करते हैं, फल का यूज़ करते हैं सब, लेकिन उसका जो थंब होता है उसको वेस्ट की तरह फेंक देते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन उसको जैसे गाय वगैरह को जानवरों को खिलाने के लिए और जला देते हैं। ज़्यादातर वो मलबे की तरह फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाता है। लेकिन केला रेशा निष्कर्षण बहुत ही जो केला का थंब होता है उससे हम रेशे को निकाल सकते हैं। केला रेशा निष्कर्षण बहुत अच्छा होता है। रेशा जो होता है उससे हम बहुत तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। केला रेशा जो होता है वो डिफरेंट तरह के केले के वैरायटी से जो होता है निकलता है। केला रेशा जो होता है मुठिया जैसे वैरायटी होती है केले की, चिनिया जो होती है, मुठिया जो होती है और बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उसका जो पेड़ होता है लंबा होता है, उसका रेशा भी बहुत ही अच्छा निकलता है। केला रेशा जो होता है वो हम बहुत सारे उसके रेशे से बहुत तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। केला रेशा से हम जैसे कि उससे बैग बना सकते हैं, उसके ईयरिंग बना सकते हैं, उसकी चटाई बना सकते हैं, योगा मैट बना सकते हैं और तरह तरह के विभिन्न प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हम मार्केट में बेच सकते हैं। उससे हमारी अच्छी आमदनी हो सकती है। केला रेशा निष्कर्षण रेशा को निकालने के लिए मेनली 2 तरीके की विधि होती है, रासायनिक और मशीन, मतलब मैकेनिकल द्वारा। मशीन के द्वारा हम जो केला रेशा निकालते हैं बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो आसानी से रेशा निकल जाता है और फ्रेश रेशा निकलता है। रेशा निकालने के लिए हम लगभग जो मशीन यूज़ करते हैं उसमें 2-3 तरीके मशीन यूज होता है। एक जो फाइबर एक्सट्रैक्शन का काम करता है, एक कटर होता है और एक फाइबर को जो कॉम्बिंग का और उसको सफाई का काम करता है। जो केला थंब होता है, किसान भाइयों लगभग भारत में लगभग 50 लाख टन जो है उसको लोग वेस्ट की तरह फेंक देते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होगा जो केला रेशा हम निकालते हैं उससे जब निकालते मशीन के द्वारा उसमें जो उसका लुगदी निकलता है और नीचे उसमें जूस जो स्टोर होता है वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है क्योंकि वो जो रेशे से जो लुगदी निकलता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा उसमें जूस निकलता है, जूस में पोटेशियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पोटेशियम है, जो हम पोटेशियम को उसको हम उर्वरक की तरह फसलों में यूज़ कर सकते हैं। और उस जो जूस निकलता है उसको जो फाइबर को हम कलर करते हैं, हम फाइबर को कलर करने के लिए हम उसमें कलर को फिक्स करने के लिए हम नमक का यूज़ करते हैं, लेकिन उस जूस को हम अगर यूज़ करेंगे फाइबर को कलर करने के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत लाइटनिंग और बहुत अच्छा कलर देता है। जो बहुत ही अच्छा कलर देने की वजह से जब उसका प्रोडक्ट में हम कोई फाइबर का यूज़ करेंगे उसमें शाइनिंग वगैरह बहुत ही अच्छा रहता है। जो फाइबर एक्सट्रैक्शन हम फाइबर निकालते हैं उसके दौरान जो फाइबर निकलता है उसको हम कभी धूप में नहीं सुखाते हैं, उसको हम छाँव में ही सुखाते हैं। सुखाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए उसको शेड में ही सुखाएं। उसको धूप में सुखाने से उसकी चमक वगैरह उसकी घट जाती है, इसलिए अगर चमक घट जाएगी तो उसका जो हम मार्केटिंग करेंगे उसको बाहर बेचेंगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम फाइबर को सबसे अच्छा फाइबर जो होता है उसको हम लगभग 600 से 800 रुपये पर केजी बिकता है। जो फाइबर एक्सटेंशन में उसके बहुत तरह की ग्रेड होते हैं, ग्रेड वाइज उसका फाइबर की वैल्यू अलग अलग होती है। किसान भाइयों उसको अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो उनका बहुत ही लाभ हो सकता है। बड़ी अच्छी जानकारी थी। अब एक और बात मैम इसमें कविता जी की इसका जो रेशा होता है वो वैरायटी वाइज किस तरह का होता है, कौन सी वैरायटी का, क्योंकि बड़े पेड़ कुछ वैरायटी जो है बड़े पेड़ होते हैं तो लंबा रेशा उसमें निकल सकता है, छोटे पेड़ जो होते हैं उसमें छोटा रेशा निकलेगा, तो उसकी भी अलग अलग महत्ता है। और दूसरी बात ये कि इसके जो क्राफ्ट तैयार होते हैं, चूँकि आपने क्राफ्ट की चर्चा की है, तो इसके जो क्राफ्ट तैयार होते हैं वो उसकी गुणवत्ता भी वैरायटी वाइज अंतर होता है क्या उसमें?
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। किसानों के लिए अच्छा होगा कि हम किस तरीके मतलब कौन से पेड़ से रेशा कौन सा अच्छा निकलता है। जैसे हम जानते हैं कि बिहार में कि बहुत तरह की केले की खेती किया जाता है, लेकिन जो मुठिया है और चिनिया दोनों का बहुत अच्छा रेशा माना जाता है। मुठिया जो है हमारा जो है इसका लंबा रेशा होता है, लंबा रेशा जो है अच्छा माना जाता है। इसमें जो मुठिया वैरायटी का केला है उसमें उसका शाइनिंग भी बहुत अच्छा है। जितना अच्छा लंबा रेशा होगा उतना अच्छा हमारा क्राफ्ट बनेगा। और जितनी अच्छी शाइनिंग होगी उससे जो डिफरेंट टाइप के हम क्राफ्ट बनाएंगे या बैग बनाते हैं, डोरमेट बनाते हैं, वो उसके लिए अच्छा होगा। उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और जैसे पूछा गया कि जो मतलब जो रेशा होता है वो जो डिफरेंट होता है और उसके मतलब क्राफ्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लंबा रेशा होगा, जैसे कि उसको जो चोटी बनाते हैं, जो कोई क्राफ्ट बनाते हैं केले के रेशे से, वो हम उसको एक चोटी बनाते हैं। चोटी बनाने जितना अच्छा हमारा चोटी बनेगा उतना अच्छा हमारा क्राफ्ट होगा। और अगर हमारा फाइबर अच्छा होगा, लंबा होगा, तो उससे हम उसमें जोड़ वगैरह कम लगेगा और शाइनिंग होगा। तो जो हम क्राफ्ट बनाएंगे उतना शाइनिंग होगा और प्रोडक्ट अच्छा होगा, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा और लोग उसको खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। और जो रेशा होता है, रेशा आप लोग जानते हैं, बनाना रेशा, केला रेशा, वो हमारा एक नेचुरल फाइबर है और जैसे जूट की तरह होता है। और ये बहुत ही जो केला रेशा होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अच्छा होता है। इससे हम जैसे पैड वगैरह भी बनता है, बच्चों के डायपर वगैरह भी बनते हैं। मतलब आप किसान भाई देख सकते हैं और देख रहे हैं कि हम किस तरह से जो हमारा कचरा था, जो हमारा वेस्ट था, उससे एक अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए कविता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर अगली कड़ी में। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि केले से रेशा कैसे निकालें और साथ ही साथ इसका उपयोग कैसे करें। उम्मीद है अब आप केले के तने को फेंकेंगे नहीं। आइए इसी के साथ आपको कार्यक्रम के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हम जानेंगे मोटे अनाज के विषय में। मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर जागरूकता फैलाने की बात कही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी अगले साल यानी कि सन 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाने का ऐलान किया है। खैर, ये तो थी मोटे अनाज की खासियत से जुड़ी कुछ बातें। आइए अब हम जानेंगे कि मोटे अनाज की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, और इसके लिए आपकी मुलाकात कराते हैं एक सफल किसान से जिनका नाम है डॉक्टर आलोक कुमार। ये मोटे अनाज के साथ ही साथ समेकित खेती भी करते हैं। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम हमेशा नई नई जानकारियों के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं, आज का जो विषय है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम हमारे यहाँ जो उत्पाद होता है, जो हमारे यहाँ फसल होता है, उसे न सिर्फ हमारे यहाँ बाज़ार बल्कि देश के और विदेश में बाज़ार उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हाँ, ऐसे ही जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से आज बहुत फेमस हो रहे हैं, जैसे तीसी यानी अलसी का पाउडर। हम बात करें आम की, तो बिल्कुल आम भी अब हमारे यहाँ से होते हुए देश और विदेश के कोने कोने में पहुँच रहा है। मरुआ का आटा, ब्लैक बीट गेहूं यानी कि काला गेहूं का बहुत उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। इसके आटे की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो डायबिटिक हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये हमारे देश और विदेश के बाज़ार में पहुंच पा रहा है। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना खेत बगान फाउंडेशन के प्रोपराइटर श्री आलोक कुमार जी। तो हम बातचीत कर रहे हैं आलोक कुमार से, अपना खेत बगान फाउंडेशन, और हम जानेंगे कि कैसे इन्हें प्रेरणा मिली अपना खेत बगान फाउंडेशन की और कौन कौन से प्रोडक्ट बाजार में इनके उपलब्ध है। आलोक जी, हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं और हम जानना चाहेंगे आपसे कि अपना खेत बगान फाउंडेशन संस्था लाने के पीछे आपका क्या मकसद है। हमारे यहाँ किसानों का जो सामान था वो उचित दाम में नहीं मिल रहा था और एक प्रेस्टिजियस प्राइस किसानों को चाहिए, वो प्रेस्टिजियस प्राइस नहीं मिलता था। उचित दाम और प्रेस्टिजियस प्राइस में अंतर होता है और हमारे उत्पाद को बाहर के लोग मांगना चाहते थे, नहीं कोई साधन नहीं था कि वो मंगा सके। तो हमने अपना खेत करके एक वेबसाइट लॉन्च किया, अपना खेत .in और अपना खेत .org।
एक प्रतिष्ठित कुरियर कंपनी से हमने टाई अप किया और उसके बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट भेजने लगे। शुरुआत में हमारा मालदा आम से हमने शुरुआत किया था और कच्चा आम ही भेजते हैं। पूरा पका हुआ आम है, पकने के लिए तैयार आम जो होता है वो हम भेजते हैं। कोई भी उसमें केमिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं पकाने के लिए। यानी कि पूरी तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है जैविक है। पकाने के लिए कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है, कोई गैस या कोई केमिकल का यूज पकाने के लिए नहीं किया जाता है। और जब भी हम यहाँ से आम बाहर भेजते हैं बंगलोर, बम्बे, तो उनको हरे अवस्था में ही आम मिलता है। 3 से 4 दिन में आम उनको वहाँ पर मुहैया हो जाता है। और फिर जैसे बचपन में हम लोग घर में रख करके पकाते थे आम, उस तरह से वो लोग रख करके घर में आम पकाते हैं और एक एक करके आम उनका पकता जाता है और लोग खाते जाते हैं। तो इस तरह से लोगों ने आम को बहुत अप्रिसिएट किया, उनको बचपन की याद ताज़ा हो गई। उसके बाद उन लोगों के डिमांड पर, क्योंकि हमारे जो मज़दूर थे, ख़ासतौर पर उनकी जो पत्नी थी, उनके पास कोई बहुत रोज़गार का साधन नहीं था, तो हमने उनके लिए पार्ट टाइम रोज़गार के रूप में जो परंपरागत तरीके से जो हमारा फूड प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि तीसी है, तीसी को पहले लकड़ी के चूल्हा पर हल्का सा भून करके उसको फिर जो ओखल में कूटना, उस तरह से कूट करके हम मुहैया कराते हैं। आटा है तो आटा को ढेकी में छांट करके, धो करके और फिर हम उनको ये जाता में पीस करके तब मुहैया कराते हैं। तो जैसे छठ में हम पूरी पवित्रता से करते हैं, उस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को पूरी शुद्धता के साथ बना करके और लोगों को भेजते हैं, जिससे कि उनका पोषक तत्व वहाँ पर मेंटेन रहे उस प्रोडक्ट में। और हमारे ऑनलाइन वेबसाइट से कोई भी आदमी ऑर्डर करते हैं, चाहे हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग भी हमारा है, व्हाट्सएप पर कोई आदमी ऑर्डर करते हैं तो उनको जो है सो हम लोग प्रोडक्ट मुहैया कराते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट का मोड हमारा है और उनको ईजिली प्रोडक्ट 3 से 4 दिन में मुहैया हो जाती है। जब ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलने के बाद हम प्रोसेस करते हैं बनाने का, 3 से 4 दिन समय लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम बना के अपने यहाँ नहीं रखते हैं, जो आपको प्रोडक्ट हमेशा ताज़ा मिलेगा। तो ये सुविधा हम अपने उसको कस्टमर को देते, मुहैया कराते हैं कि उनको फ्रेश प्रोडक्ट मिले। और जब आपको ताज़ा प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। अच्छा, अभी एक सवाल जो महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने अभी FIO का भी लाइसेंस लिया है, तो FIO का लाइसेंस लेने के पीछे का क्या उद्देश्य है? प्रोडक्ट को, जैसे हमारे भारत के बहुत से लोग बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड में। अभी अमेजॉन USA से हमारी बात हो रही है, तो वहाँ जाने के लिए हमको IEC चाहिए था। तो अभी बिहार सरकार का एक कार्यक्रम था मोतिहारी में, वहाँ FIO के लोग आए हुए थे, भवास डिवीज़न के सर आए हुए थे। तो उन लोगों ने हमको रास्ता बताया और फिर हमने वहीं पर बैठ कर के अप्लाई किया और IEC सर्टिफिकेट हमको आ गया और FIO का मेंबरशिप भी हमको मिल गया। बहुत बढ़िया। अपना खेत बागान फाउंडेशन, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आप उपलब्ध करा रहे हैं? अपना खेत बागान फाउंडेशन में हमारे पास आम है, आम की 4 वैरायटी है। तो आम का सीज़न अभी ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी ये मड़ुआ का आटा है, काला गेहूं का आटा है, तीसी का पाउडर है, जनरल गेहूं जो हम लोग खाते हैं वो भी हम लोग शुद्ध तरीके से बनाते हैं। और अभी छठ के समय के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो अमेजॉन USA में जो हमारा जानने का मेन मकसद था कि हमारे बहुत सी भारतीय माँ बहनें वहाँ रहती हैं जो छठ में उनको दिक्कत होती है आटा के लिए। हमारे यहाँ छठ में जाता से पिसा हुआ आटा चाहिए, वो सुलभ कराने के लिए हमारा प्रयास है कि छठ के टाइम में हम जो है सो जाता से पिसा हुआ, पूरी तरह से स्वच्छ हाथ से धोया हुआ और जाता से पिसा हुआ आटा जो है सो उनको मुहैया करावेंगे। और एक चावल जो आता है, गम्हड़ी का चावल, जो साठी का चावल भी कहते हैं, वो भी जो है हमने स्वयं भी खेती किया है और अपने अगल बगल किसानों से भी खेती करवाया है। तो काफ़ी आप जो एक संदेश दे रहे हैं लगातार कि अपना खेत बागान फाउंडेशन में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको तो आप रोजगार दे ही रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से सुलभता से पूरे देश और दुनिया में हमारा अपना जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध हो रहा है काफ़ी शुद्धता के साथ। और जाता जो कि लोग भूल चुके हैं, बहुत सारे लोग जाता जानते भी नहीं होंगे हमारे दर्शक। अगर हमारे खेतीहर दर्शक देख रहे हैं तो वो तो जाता जानते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जो जाता नहीं जानते हैं। वो बिल्कुल जाता से पीसा हुआ शुद्ध आटा उन तक पहुंच पा रहा है। तो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जो केमिकल के युग है, केमिकल का डिब्बाबंद जो सामान है मजबूरी में हम भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ हाथ से पिसा हुआ सामान भी उपलब्ध है, इसको बढ़ावा दीजिए। और
अपना ट्रेडिशनल जो हमारा प्रोसेस फूड है उसका इस्तेमाल अधिक से अधिक कीजिए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में फ़ायदा हो और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार का एक नया अवसर पैदा हो। अगर आप सक्षम हैं तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इससे जो है सो आपका न स्वास्थ्य सुधरेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के वर्कर हैं, उनको भी एक नया रोज़गार उससे मिलेगा। अपना खेत बगान फाउंडेशन के माध्यम से हमारे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में, राज्य में, बल्कि देश और दुनिया में आपका प्रोडक्ट पहुंचे और हमारी ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध हो सके। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण के साथ आज हम कृषि दर्शन में आपके बीच प्रस्तुत हुए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन अपने जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, शहर में लोग रह रहे हैं, उन्हें रोज़गार मुहैया कराने की दिशा में जो सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं उसमें आप अपनी भूमिका ज़रूर निभाएं। तो किसान भाइयों, अभी आपने मोटे अनाज की वैज्ञानिक खेती और इसकी खासियत के विषय में जाना। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और नई जानकारियाँ लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।